हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी के 5वां लेसन मैथ सरल गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पंचवटी का जो पदांश 1 से 5वां तक का है व्याख्या मैंने इसके पिछले वीडियो में बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उस पदांश का जो पांचवा पदांश था जो उसका संबंध सीधे छठे पदांश से है। यदि आप पांचवें पदांश को नहीं समझे तो छठा पदांश भी समझने में हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि यदि मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा तो छठे पदांश से शुरुआत होगी तो हो सकता है आपको दिक्कत आ सकेगी। तो स्टूडेंट, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको उसको समझने से पहले इस वीडियो को पिछला वीडियो को आप समझ लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, जो पदांश छठवां है इसको देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उनको उसका नया रूप झलकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए मेरे सरगुप्त जी है जो वह लिखते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो पदांश 5वां था उसमें मैंने आपको समझाया था, जो नियति रूपी नर्तकी है उसका जो कार्यकलाप है उसका उदाहरण जो लक्ष्मण जी हैं वो अपने शब्दों में अपने माध्यम से समझा रहे हैं, उसका चित्रण कर रहे हैं। तो देखिए उसका चित्र कैसे कर रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर चित्रण जो कर रहे हैं उसका संबंध सीधे उस रात्रि से है जिस रात्रि में वो बैठकर उस पत्थर के सामने सोच रहे थे। तो उस पत्थर के सामने जो सोच रहे थे उसी का जो चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं, उसी के माध्यम उसी रात्रि में कर रहे हैं। तो देखिए कैसे है। तो रात्रिकालीन सौंदर्य था और लक्ष्मण जी अपने विचारों में सोच रहे थे, तो देखिए उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। आगे लक्ष्मण जी अपने विचारों में सोच रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो अपने मोती रूपी उस कण को चारों ओर फैला देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि अर्थात सूर्य, बटोर लेता है अर्थात एकत्रित कर लेता है उनको, मतलब उन मोती रूपी ओस के कणों को सदा सवेरा होने पर, हमेशा सवेरा होने पर। अर्थात आगे देखिए, आगे जो है लक्ष्मण जी अपने विचारों में सोच रहे हैं कि जो सायंकाल के समय है उस समय जो पृथ्वी है वह चारों तरफ अपने उसके कण रूपी मोतियों को चारों तरफ फैला देता है, और जैसे ही सवेरा होता है तो जो सूर्य है वह उन उसके कण रूपी जो मोतियों को जो है सूर्य हमेशा सवेरा होने पर उन सभी मोतियों को बिटोर लेता है, सभी ओस की बूंदों को वह बटोर लेता है, एकत्रित कर लेता है, और विरामदानी अपने संध्या को दे जाता है। और विरामदानी अर्थात विराम देने वाली अपनी संध्या अर्थात तो जो सायंकाल का समय होता है उसी को संध्या कहा जाता है। ठीक, तो संध्या का अर्थ लेंगे तो बहुत ही अच्छा अर्थ बैठेगा। तो देखिए, और विरामदानी अपने संध्या को दे जाता है, और विराम देने वाला अर्थात सूर्य को विराम देने वाली। आगे मैथ सरगुप्त जी लिखते हैं कि और विराम देने वाली जो संध्या है उसको जो उसके मोती रूपी जो कण है वह संध्या को दे देता है। और यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूर्य है वह विराम देने वाली संध्या को विराम का मूल्य दे रहा हो। इसको देखिए आप कैसे समझेंगे। तो देखिए, सुबह होता है तो सूर्य उगता है और पूरा दिन तक रहता है, और शाम के समय ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य उगा भी है नहीं भी है, तो ये दोनों प्रतीत होता है। तो ऐसे इसी चीज़ को जो कवि हैं वो अपने भाव में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा उस समय जो सायंकाल का समय उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूर्य है वो आराम कर रहा हो, और विरामदानी अपने संध्या को दे जाता है, और सूर्य को आराम देने वाली जो संध्या उसको दे जाता है। क्या दे जाता है? जो ओस के कण रूपी जो मोती के ओस के बूंद रूपी जो मोती के कण है उसी को मैथ सरगुप्त जी कहते हैं कि और सूर्य को आराम देने वाली जो संध्या है उसी को जो ओस के बूंद रूपी जो मोती कण है उसी को संध्या को दे देता है। और यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूर्य है अपने आराम का मूल्य जो संध्या को दे रहा हो। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और आगे मैथ सरगुप्त जी लिखते हैं, और जो लक्ष्मण जी अभी भी अपने विचारों में सोच रहे हैं कि संध्या ने अपने श्यामल तन को मोतियों से सजा लिया हो जिससे उसका नया रूप झलक रहा हो। शून्य श्याम अर्थात शून्य होता है आकाश, श्याम अर्थात श्याम मतलब श्यामल, तनु मतलब शरीर, जिससे उसका नया रूप झलकता है अर्थात संध्या का नया रूप झलक रहा हो। अर्थात यही मोती कण आकाश में तारागणों के रूप में धरती पर ओस की कणों के रूप में फिर से चमक उठते हैं, और ऐसा लगता है जैसे संध्या ने अपने श्यामल तन को मोतियों से सजा लिया हो जिससे उसका नया रूप झलक रहा हो।
तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश छठवां है वह समझ में आ गया होगा यदि आप पदांश पांचवें को पढ़े होंगे तो देखिए इसमें मैं यही था कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना उदाहरण दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है कि लक्ष्मण जी खुद अपना एक उदाहरण दे रहे हैं, अपना एक चित्रण नेति रूपी नर्तकी के जो कार्यकलापों का एक चित्रण अपने माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यही जो है, इसमें कुछ है नहीं, बस मैं इसको आपको समझा दूं कि जैसे सायंकाल होता है तो सायंकाल के समय जो होता है, जो उसके कण हैं वो ठंडे होकर पूर्ण पृथ्वी पर पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर सुबह तक आप जब उठकर देखते हैं तो चारों तरफ उसकी बूंदें फैली हुई होती है, और जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य की उष्मा से ये जो सभी जो ओस के कण हैं वह वाष्पित होकर पुनः आकाश में उड़ जाते हैं। और पुनः जब सायंकाल होता है तो सायंकाल के समय जो होता है कि पुनः वही ओस के कण जो हैं, उसकी बूंदों के कणों की जो वाष्पें होती हैं वो पुनः ठंडी होकर पुनः पृथ्वी पर पूरी रात्रि गिरती रहती हैं। और जब सुबह आप उठकर देखते हैं तो पुनः जो धरती का श्यामा आंचल है वह चारों तरफ मोती जो ओस के कण है उसी से सजा हुआ दिखता है। और इसी को जो मैजिस्ट्रेट गुप्त जी वो कह रहे हैं कि यही पुनः जब आप उठकर देखते हैं तो जो पृथ्वी का जो श्यामल आंचल है वह चारों ओर ओस के बूंद रूपी मोती कणों से सजा हुआ दिखाई देता है। तो इसमें यही था, लेकिन यहाँ पर जो नीति रूपी नर्तकी कार्यकलाप की बात हुई थी तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो में जो पांचवें पदांश था उसमें अपना उदाहरण बताया था, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मण जी अपना खुद एक चित्रण उसके नीति रूपी नर्तकी कार्यकलापों का चित्रण अपने माध्यम से कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि जो पदांश छठवां है समझ में आ गया होगा। बस इसमें यही है जो मैंने अभी समझाया है, बस ये इसको आप व्याख्या स्वरूप में बस आपको यही भी लिखना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य व क्रियाकलापों का चित्रण लक्ष्मण के माध्यम से किया है। यहाँ पर जो प्रसंग है वह लेखक स्वरूप है। तो देखिए इसमें प्रसंग फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत पदांश में कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का क्रियाकलापों का चित्रण लक्ष्मण ने के माध्यम से किया है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए भाषा पूर्वता ही है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जो शैली है प्रबंध है, चित्रात्मक है, वह भावात्मक है, और गुण माधुर्य रस श्रृंगार रस है, जो छंद है मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 30 मात्राओं वाला तांटक छंद है। और जो देखिए इसमें शब्द शक्ति जो है अमिदा है, लक्षणा है, वह व्यंजना है। और इसमें देखिए 3 अलंकार का प्रयोग हुआ है। 3 अलंकार कौन से? एक देखिए अनुप्रास अलंकार है, मानविकरण अलंकार है तथा रूपक अलंकार है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है? सबके सोने में सवर्ण की आवृत्ति हुई, सदा सवेरा में 20 सवर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इन्हीं दोनों में अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए कैसे आप बताएंगे। सबके सोने और सदा सवेरा में सवर्ण की आवृत्ति अर्थात सवर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ पर मानविकरण अलंकार है। मानविकरण अलंकार कैसे? उपयुक्त पदांश में नेति नटी अर्थात प्रकृति रूपी नर्तकी का वर्णन किया गया है। आप जैसे पढ़े थे कि उपयुक्त पदांश में नेति नटी अर्थात प्रकृति रूपी नर्तकी का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर मानविकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा जो है माना जा रहा है, इसीलिए मानविकरण अलंकार यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार कैसे? उपयुक्त पदांश में ओस की बूंदों का वर्णन मोती रूप में किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको पदांश छठवां जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश सातवें की ओर। सरल तरल जिंतु उन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर विवदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तो देखिए सरल तरल जिंतुहीन कणों से हस्ती हर्षित होती है। तो देखिए इन संपूर्ण लाइन का देखिए प्रस्तुत पंक्ति में गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अब जो प्रकृति है वो उसकी बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। तो देखिए अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, और जो प्रकृति है प्रसन्नता को अब तो व्यक्त करती है। आगे देखिए अब गुप्त जी लिखते हैं कि अब ये वेदना को कैसे व्यक्त करती है। अभी भी जो सब कुछ जितनी भी बातें हैं लक्ष्मण जी अपने विचार में सोच रहे हैं। तो देखिए और वेदना की स्थिति में अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, और जो वेदना की स्थिति में जो प्रकृति है जो ओस के कण है उन्हीं के माध्यम से आंसू बहाती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों लाइन का अर्थ अब एक ही में देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली गुप्त जी कहते हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं वो अभी भी अपने विचारों में सोच रहे हैं कि जो प्रकृति है वह ओस के कणों के माध्यम से हंसती हुई प्रसन्नता दिखाई देती है, और उन्हीं के माध्यम से अति आत्मीय बनकर अपने अति आत्मीयता
प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, और जो प्रकृति है उसी उसकी बूंदों के माध्यम से अति आत्मीयता बन के उसकी बूंदों के माध्यम से रोती हुई प्रतीत भी होती है। अर्थात प्रकृति के दोनों रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। यदि हम प्रकृति के प्रसन्नता के बारे में सोचें तो उसकी बूंदों के माध्यम से जो प्रकृति बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ती है, और यदि उसके रुदन के बारे में सोचें तो जो प्रकृति है वह उस बूंदों के माध्यम से रोती हुई प्रतीत दिखाई पड़ती है। तो देखिए आगे देखिए, और इन जो देखिए जो आगे है जो 2 लाइनें बची हैं, तो अनजाने भूलों पर विरोधी दंड तो देती हैं पर बच्चों से सदैव भाव से सहती है। और इन दोनों लाइन में भी ऐसे ही बातों का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसमें भी प्रकृति के 2 स्वरूप दिखाई पड़ता ही है। तो देखिए व्याख्या कैसे समझेंगे इसको। अनजाने भूलों पर भी अधे दंड तो देती है। जो प्रकृति है हम मनुष्य द्वारा की गई अनजाने भूलों पर भी वह अधे दंड तो देती है। अधे दंड अर्थात कठोर दंड। तो देखिए संपूर्ण का अर्थ समझ लीजिए। अनजाने भूलों पर भी वह अधे दंड तो देती है। जो प्रकृति है वह मनुष्य द्वारा की गई अनजाने भूलों पर भी वह कठोर दंड देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव से सहती है। लेकिन जो बूढ़े हैं प्रकृति जो है बूढ़ों को भी बच्चों के समान सेवा करती है। अर्थात इसमें भी प्रकृति के 2 स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको जो प्रधान सत्वों की व्याख्या है समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी साथ इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में कवि ने रात्रि के शांत वातावरण में कुटिया के प्रहरी बने लक्ष्मण के हृदय में प्रकृति के प्रति उठने वाले विचार प्रवाह को प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है आपको प्रसंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए काव्य का सौंदर्य जो है, जो भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली जो है प्रबंध व भावात्मक है, और गुण है प्रसाद व माधुर्य है, और रस शांत एवं श्रृंगार है। और देखिए छंद जो है मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 30 मात्रा वाला तांडक छंद है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। और इसमें 2 अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे, अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। तो देखिए कहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई, सरल तरल में। देखिए सरल तरल में र और ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, और हस्ती हर्षित में ह और त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो देखिए और आगे देखिए अति आत्मीयता में भी अनुप्रास अलंकार है। अति आत्मीयता में अ वर्ण की आवृत्ति, हाँ सिर्फ अ वर्ण की आवृत्ति है। तो ठीक है, तो देखिए अति आत्मीयता में अ वर्ण की पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए कैसे आप बताएंगे। सरल तरल हस्ती हर्षित होती है, हस्ती हर्षित होती है। अति आत्मीयता में र और ल ह और अ वर्ण की पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको पदांश 7वें की हर एक पॉइंट क्लियर हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पदांश 8वें की ओर। तो देखिए पदांश 8वां जो है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो देखिए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पर है मानो कल की बात। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पर है मानो कल की बात। आगे मैं श्री सरस्वती जी लिखते हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं वो अपने विचारों में अभी भी सोच रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, जो हम वन में आए हुए हमें जो है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पर मानो कल की बात। लेकिन ये सभी बातें मानो ऐसी लगती है कि अभी कल ही की बात होगी, कल ही वन में आए हों। तो देखिए इस लाइन का पूरा एक बार देख लेते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर मानो कल की बात, वन में आए हुए हमें 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है, लेकिन मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल की ही बात हो। वन को आते देख जब आर्त अचेत हुए थे। आगे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वन को आते देख जब हम वन में आ रहे थे, जब वन को प्रस्थान कर रहे थे तो आर्त अचेत हुए थे। आर्त मतलब दुखी, अचेत में बेहोश हुए थे, मतलब पिताजी हो गए। तो देखिए कैसे ये सपोर्ट लाइन कर देते हैं कि जब हम यानी कि जब लक्ष्मण श्री राम और सीता जी जब वन को प्रस्थान कर रहे थे तो इन्हें देखकर इनके पिताश्री दुखी और बेहोश हो गए। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। आगे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अब वह समय निकट ही, अब वो जो समय है वह निकट ही आ गया है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अर्थात जब हम वन में जो वन का जो वनवास जो मिला था उसकी जो अवधि है पूर्ण होगी, वह समय जो है निकट, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। अर्थात आगे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि इस जन को अर्थात मुझको इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी। अर्थात लक्ष्मण जी कहने का तात्पर्य यह है कि जो वो जंगल में रहकर भ्रात भक्ति रूपी जो श्रेष्ठ और महान धन यहाँ प्राप्त हो रही है। अर्थात लक्ष्मण जी कहने का तात्पर्य है कि
मुझे इस वनवास की अवधि में श्री राम एवं सीता जी की सेवा का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, उस राजभवन के समित वातावरण में वह कहाँ मिलेगा। अर्थात मुझे भ्रातृ भक्ति रूपी जो श्रेष्ठ और महान धन यहाँ प्राप्त हो रहा है, वह अयोध्या में दुर्लभ है, क्योंकि इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और धन नहीं है। इसी चीज को यहाँ पर मैं चौथी लाइन में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं और लक्ष्मण जी के कहने का यही साफ साफ अर्थ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश 8वां है समझ में संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें जो प्रसंग है, पंचवटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण जी अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं और इस पदांश में इसी का वर्णन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, यही इसका प्रसंग है और इसी के साथ इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए जो काव्य का सौंदर्य है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली गुण प्रसाद है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली जो है प्रबंध वो भावात्मक है। गुण प्रसाद है, रस शांत है। और छंद जो है मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 30 मात्रा वाला तांटक छंद है। और देखिए शब्द शक्ति अमिधा लक्षणा व व्यंजना है। और देखिए अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार है। यही दो अलंकार मुझे लग रहा है इसमें। देखिए यही दो अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार तथा रूपक अलंकार है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे, मानो कल की बात में मानो शब्द का बोध होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जनु जानु मनु मानु यदि किसी पदार्थ में आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानु या मनु मानु आए तो यहाँ पर जनु का अर्थ होता है जानो और मनु का अर्थ होता है मानो। तो यहाँ पर देखिए मानो आ रहा है कल की बात में, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे मानो बोधक शब्द का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार भी है, मैंने बताया था। तो रूपक अलंकार देखिए उपयुक्त पदांश में भ्रातृ भक्ति रूपी भाव की तुलना धन से की गई, इसलिए इसी कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है आपको जो पदांश 8वां है इसका हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश 9वें की ओर। तो देखिए पदांश 9वां जो है, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानव दिवस विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमको न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या क्या कर सकता है यह नरलोक। तो देखिए आगे लक्ष्मण जी हैं अपने विचारों में सोच भी रहे हैं और ये जो इनकी विचार हैं यह मानव को एक शिक्षा देने वाली बात यहाँ पर लक्ष्मण जी हमें बता रहे हैं। तो देखिए इसका अर्थ से आप समझेंगे इसको कैसे। तो और आर्य को, और आर्य को, और आर्य को मतलब बड़े भाई को, और आर्य को अर्थात बड़े भाई को। तो इसका अर्थ है और बड़े भाई को राज्य भार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, राज्य भार अर्थात राज्य का कार्यभार वे प्रजार्थी धारेंगे, वे प्रजार्थी अर्थात वे प्रजा की सेवा के लिए धारेंगे, धारण कर लेंगे। तो संपूर्ण लाइन का अर्थ देखते हैं। आगे लक्ष्मण जी अपने विचारों में सोच रहे हैं कि और जो मेरे बड़े भाई हैं वह राज्य भार तो प्रजा की सेवा के लिए धारण कर लेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको मानव दिवस विसारेंगे। व्यस्त रहेंगे अर्थात वे राज्य भार की सेवा करने में, राज्य की सेवा करने में, राज्य के लोगों की सेवा करने में वह इतने व्यस्त रहेंगे कि हम सबको मानव दिवस विसारेंगे, वह हम सबको भूलने के लिए विवश हो जाएंगे, मानव भूलने के लिए विवश हो जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमको इससे होगा न सो। कर विचार अर्थात वे लोगों की भलाई के लिए विचार करेंगे, इसकी बात का हमें थोड़ा भी शोक नहीं होगा। वो लोगों के लिए इतना ही विचार व्यस्त रहेंगे, इस बात का हमें थोड़ा भी शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। आगे लक्ष्मण जी, पर अपना हित आप नहीं किया, पर अपना मतलब कि अपना। आगे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि बस किंतु एक बात ऐसी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। तो देखिए आगे लक्ष्मण जी के मन में एक सवाल उठता है कि वह सोच रहे हैं कि किंतु एक बात समझ में नहीं आती कि जो लोग हैं अपना हित क्यों नहीं कर सकते, पर अपना हित आप नहीं किया कि ये जो लोग हैं वो अपना हित स्वयं क्यों नहीं कर सकते, अपनी भलाई खुद क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकता है लोग, ये लोग जो है अर्थात ये जो व्यक्ति हैं वो अपना भलाई क्यों नहीं कर सकती। संपूर्ण लाइन का बस यही अर्थ है, संपूर्ण वैसे ही पढ़ने में समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी को यही बात जो है समझ में नहीं आती और वो सोच रहे हैं कि बार बार मेरे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती कि जो मनुष्य लोग है वो अपनी भलाई खुद क्यों नहीं कर सकता है, अर्थात ये जो लोग हैं वो अपनी भलाई खुद क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आगे लक्ष्मण जी सोचते हैं कि यदि सभी लोग अपना और दूसरों को भला करने लगे तो ये जो संसार है कितना सुखद और सुंदर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि पदांश 9वीं की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट चलिए इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसमें जो प्रसंग है, इस पदांश में कवि ने लक्ष्मण जी के उन विचारों को व्यक्त किया है जिसमें वे सोच रहे हैं कि अयोध्या वापस लौटने पर जब वे प्रजा हित के लिए राज्यभार संभालेंगे तो श्री राम का जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है प्रसंग जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए
इसी के साथ इसी के काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो जो काव्य के सौंदर्य है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली भावात्मक है, गुण प्रसाद है, रस जो है शांत है, और छंद है मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 30 मात्रा वाला तांडक छंद है। और देखिए शब्द शक्ति जो है अमिता लक्षणा व व्यंजना है। और देखिए इसमें दो अलंकार का प्रयोग हुआ है। और देखिए इसमें दो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए राज्य भार में र वर्ण की आवृत्ति और विचार लोकोपकार में फिर र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए आप कैसे इसको किसी को बताएंगे, राज्य भार और विचार लोकोपकार में क्रमशः र और र वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें भी मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, मानव। तो देखिए यहाँ पर है मानववाचक शब्द का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर लाइन थी, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानव दिवस बिसारेंगे। मानव दिवस बिसारेंगे में मानववाचक शब्द का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप ऐसे किसी को बताएंगे, ऐसे परीक्षा में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि पता सुनूंगी कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, बस यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हमें हमारी गुरु दक्षिणा जरूर देना। गुरु दक्षिणा में स्वरूप यही देना है कि बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, जिससे हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।